जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का 21 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आप सभी के सामने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विराट कोहली। इसका सही उत्तर क्या है? विराट कोहली। विराट कोहली नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के। यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है विराट कोहली। दोस्तों, जो लक्जर है ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को बनाता है, जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को निर्माण करता है। दोस्तों, हाल ही में जो नियुक्त किए गए इंपॉर्टेंट आपको बताऊं ब्रांड एम्बेसडर, उसे यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आप लिखिएगा नॉट राजदूत। तो सबसे पहले बात करेंगे निखत जरीन की, जिन्हें हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम बोलते हैं एनएमडीसी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली बात करेंगे प्रसून जोशी की, जो कि उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एमएस धोनी ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एमएस धोनी ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया है। सोनू सूद की बात करें तो देश अभियान के संरक्षक है, मेंटर अभियान के संरक्षक है, ब्रांड एम्बेसडर है। पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इन्हें केरल टूरिज्म के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है और सेवलॉन इंडिया ने इन्हें हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ताकि जो क्लीन हैंड्स का मैसेज है सभी को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं 21 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। 25 से 30 मिनट में मैं आपका करंट अफेयर्स और जीके जीएस सब कुछ कंप्लीट करा देता हूं, 1.5 से 2 घंटे की क्लास ना लेकर के, बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी मच वैल्यूएबल। ये बहुत कीमती है, ये टाइम का वैल्यू हम करते हैं, इस वजह से कम समय में आपको ज्यादा चीजें देते हैं 25 से 30 मिनट में। दोस्तों, आपको ये जो करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा ना जाता हो, और हमारी क्लास आपको ये कवर कराएगी। दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बनाए गए, किन्हें चुना गया है? नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट को। तो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए राम सहाय प्रसाद यादव। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो नेपाल के राष्ट्रपति बने थे वो पौडेल जी बने थे, उनके नाम में भी राम लगा हुआ है, रामचंद्र पौडेल। और देखिए, उपराष्ट्रपति के नाम में भी राम लगा हुआ है। राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है राम प्रसाद सहाय, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। दोस्तों, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में, नेपाल के संविधान में आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, उसी प्रकार से नेपाल में वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रेजेंट में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाए गए थे। हाल ही में, आपको पता होगा, मैंने बताया था करंट अफेयर्स में। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले जब बताया था कि नेपाल के प्रेसिडेंट को किस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है, तो सिमिलर सेम प्रोसेस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। यानी जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को चुना जाता है उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में इसे संघीय संसद बोला जाता है। जिस प्रकार से भारत की पार्लियामेंट में लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली होती है, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी, ये पुडुचेरी जो है, इसको शामिल किया जाता है। इसके सारे जो मेंबर्स होते हैं ये सारे इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड होते हैं। क्लियर है? नेपाल की लोकेशन को देखते दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नेपाल की जरा लोकेशन देखिए, नेपाल है। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है।
पहला उत्तराखंड, सेकंड यूपी, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल और फिफ्थ सिक्किम है। 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा छूती है। क्लियर है? तो नेपाल और भारत एक बहुत अच्छे मित्र पड़ोसी देश है। अभी हाल ही में नेपाल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रामचंद्र पौडेल। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। वहां भी कमल खिला हुआ है, जिस प्रकार से देश में कमल खिला हुआ है। मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं याद करने की आपको टेक्निक बता रहा हूं। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में है और इसकी जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। नेपाल राज्य की स्थापना किस वंश ने की है? तो शाह डायनेस्टी ने नेपाल राज्य की स्थापना की है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी जो सीमा है किसी भी जलीय सीमा से नहीं छूती है। नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट जो एवरेस्ट आप नाम जानते हैं, सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो है सागरमाथा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर की है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने, इनका क्या नाम है? Who has become the first India to swim fastest in under 21 group of the पाकिस्तान स्ट्रेट? ये पाकिस्तान गलत हो गया, ये पाक स्ट्रेट होगा। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। तो फ्रेंड्स ये है, इनका नाम है संपन्ना रमेश शेलार। क्या नाम है? संपन्ना रमेश शेलार। इन्होंने पाक जल डमरू मध्य को पार किया है अंडर 21 एज ग्रुप में सबसे तेजी से तैर करके, और ये सबसे पहले इंडियन बन गए हैं, सबसे पहले भारतीय बन गए हैं। क्लियर है? तो दोस्तों नाम आप याद रखिएगा, संपन्ना रमेश शेलार। ये श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु में है धनुषकोडी तक इन्होंने पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 कैटेगरी में सबसे तेज तैर करके पार किया है। टोटल 29 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इन्होंने कितना टाइम लगाया? 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे में ये पूरा रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था 8 घंटे 26 मिनट का था। अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। पाक जल डमरू मध्य कहां पर है? तो आपको कल भी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। ये है पाक स्ट्रेट। आप देख पा रहे हैं पाक स्ट्रेट की लोकेशन इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देख पा रहे हैं, और पाक स्ट्रेट जो है बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है यहां से अरेबियन सी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखें आप, जो पाक स्ट्रेट है भारत के तमिलनाडु श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले में स्थित है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसका नाम जो है रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया। 1755-1763 के बीच में वे मद्रास के गवर्नर थे। इन्हीं के नाम पर पाक स्ट्रेट नाम रखा गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे जरूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैं हर महीने 1 तारीख को करंट अफेयर्स आपको निश्चित ही देता हूं। ईयरली करंट अफेयर्स देता हूं और क्वार्टरली करंट अफेयर्स देता हूं, वीकली करंट अफेयर्स देता हूं, हर तरह का करंट अफेयर्स। अब मैं स्टेट करंट अफेयर्स भी कवर करने वाला हूं, हर राज्य का करंट अफेयर्स भी मैं आपको देने वाला हूं, बस आप थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। कितने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के तहत? तो इसका राइट आंसर है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के अंतर्गत। दोस्तों इसकी घोषणा हमारे पीएम मोदी जी ने खुद की है। और ये कहां पे किए जाएंगे तो जरा गौर कीजिए। सबसे पहला है तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र है, पांचवा एमपी है, छठवां गुजरात है और 7वां यूपी है। इन 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क्स स्थापित किए जाएंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, सर ये मेगा टेक्सटाइल पार्क क्यों स्थापित किए जाएंगे, क्या फायदा होगा हमें? तो मैं आपको बताऊं, इससे हम क्लॉथिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, यानी हम इसमें कपड़ा निर्माण करेंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि दुनिया भर के देश भारत से इस प्रोडक्ट को खरीदे और भारत के डोमेस्टिक जो भारत के लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। दोस्तों इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ऐसी इसमें
बात कही गई है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है? एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन हैज बीन ओपन टू पब्लिक इन विच यूनियन टेरिटरी? तो फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खोल दिया गया है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। आप इसकी सुंदरता देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो देखिए, आप यहां पर देखें, आप यहां पर देखें कितना सुंदर है। हालांकि छोटा सा सेक्शन आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे वीडियो में, यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर गार्डन है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है। इसमें आपको 16 लाख ट्यूलिप फूल मिलेंगे इस बगीचे में और ये अपने आप में आकर्षक है। बहुत सारे टूरिस्ट, दुनिया भर के जो टूरिस्ट है यहाँ पर आते हैं इसे देखने के लिए, तो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी है। दोस्तों 3.60 लाख पर्यटक आए थे लास्ट ईयर, ये एक रिकॉर्ड है। दोस्तों ट्यूलिप गार्डन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट साइट है, विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है ये। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बात जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है। तो ये जो आप मैप देख पा रहे हैं इंडिया का, यहाँ पर ये लद्दाख है और ये वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का है। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल को पूरी तरीके से हटाते हुए भारत में इसको पूरी तरीके से शामिल किया गया था। पहले से हिस्सा था, लेकिन कुछ इसके क्लॉज थे जो क्या कर रहे थे, भारत से डिफर हो रहे थे। तो 31 अक्टूबर को, कब? 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो यहां पर आप डेट चेंज कर लीजिए, इसे 31 अक्टूबर करिए, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यहां पे आप अगस्त हटा दीजिए, 31 अक्टूबर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसकी 2 कैपिटल है। पहली कैपिटल जम्मू है और दूसरी कैपिटल श्रीनगर है। तो मई अक्टूबर के महीने में जो समर कैपिटल होती है वो श्रीनगर होती है, विंटर कैपिटल जम्मू है। अभी प्रेजेंट में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा ऐड कीजिए, तो लीजिए, आप लोगों के करंट अफेयर्स की डिमांड पर यह भी शामिल है। हालांकि मैं बहुत ऐड कर रहा था, लेकिन आज मैंने स्पेशल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को जोड़ा है नॉलेज बूस्टर में। तो पहला आइए क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। अभी एचडीएफसी बैंक ने केरल में कहां पर? कोझिकोड में अपनी सबसे पहली महिला शाखा खोली है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन सप्लाई करता है, तो भारत के लिए सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर रूस सप्लाई करता है। देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील का प्रोडक्शन कौन करता है? भारत करता है। पहले नंबर पे चाइना है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जो हमारी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बनी है। 2029 तक ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा मछली के उत्पादन में, यानी हम फिश के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 3rd प्लेस रखते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डाटा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो चीनी प्रोडक्शन है, यानी शुगर के प्रोडक्शन में भारत सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी बन गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हैं, और जो आपके मन में है सब कुछ आप बताएं। मैं यहीं पे खड़ा हूं ताकि मैं आपकी हर एक विश को, हर एक डिमांड को पूरी कर सकूं पढ़ाई से रिलेटेड। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे यूपी जीके अगर आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे रूट एप्लीकेशन पर यूपी जीके का कोर्स लॉन्च किया गया है। पूरा 0 to हीरो क्लास है। इंग्लिश भी लॉन्च किया गया है, अनमोल मैम यहाँ पे पढ़ाएंगे और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। आप कोड यूज करना RGCGT, जो कि आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सागर परिक्रमा का चौथा चरण कहां पे संपन्न हुआ है? वेयर डिड द 4th फेज ऑफ सागर परिक्रमा कंक्लूड? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में चौथा चरण संपन्न हुआ है सागर परिक्रमा का। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, सर सागर परिक्रमा है क्या? तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। इसमें हम
फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सागर परिक्रमा का संबंध किससे है, तो आप बताएं फिश प्रोडक्शन से है। तो भारत में है एक मिनिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, और इसके जो यहाँ पर प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पर है पुरुषोत्तम दास रूपला। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास रूपला। तो कर्नाटक के 3 जिले हैं, उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़। तो इसको जिले को कवर किया जाएगा 4th फेज में। हर जगह जहां जहां कोस्टल एरिया है वहां वहां जाकर के फिश के प्रोडक्शन को लेकर के सबको बताया जाएगा और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा। कार्यक्रमों का प्रसार करना, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करने के बारे में बताने सागर परिक्रमा का उद्देश्य है। इसका जो पहला फेज स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2022 को, पिछले साल गुजरात मांडवी में स्टार्ट हुआ था और गुजरात से ये ओखा द्वारका तक शुरू हुआ था। 6 मार्च को पोरबंदर में 3 स्थानों पर कवर किया गया। इसका सेकेंड फेज 2022 23-25 सितंबर में स्टार्ट किया गया था सेकेंड फेज। थर्ड फेज जो था 18 से 21 फरवरी 2022 में आयोजित किया गया गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय जिले में। अब चौथा फेज जो है कर्नाटक में संपन्न हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हम पढ़ क्यों रहे, हम जी क्यों रहे हैं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं खुशी के लिए? तो दुनिया में कुछ भी ना मिले, खुश जरूर रहना। हम संघर्ष के समय में भूल जाते हैं कि हम आए क्यों हैं इस दुनिया में, तो खुश रहना जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस हम सबको पता होनी चाहिए। और 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। क्लियर है? तो दोस्तों, इसके बारे में अवेयर करने के लिए, दोस्तों खुशी का जो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस था कब मनाया गया था? 2013 में मनाया गया था। और दोस्तों, इसकी जो थॉट प्रोसेस है, इसकी जो थॉट है, भूटान ने पूरी दुनिया को बताई थी। ठीक है, कि केवल पैसे कमाने के पीछे मत भागो, आप खुश रहने के लिए भागो। अंततः हमारा जो लक्ष्य है वो खुश रहना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है 20 मार्च को। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे में हम अवेयरनेस रेस करते हैं कि हम अपने ओरल हेल्थ को, ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। 2013 से ये भी स्टार्ट किया गया था मनाना। तो दोस्तों, बहुत सारे रोगी होते हैं जिनके दांतों में सड़न आ जाती है, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है, कैविटी बन जाती है, मुंह का कैंसर हो जाता है अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, टोबैको नहीं खाना चाहिए और बार बार दांतों को साफ करना चाहिए और रेगुलर हमें चेकअप कराना चाहिए। ईरानी कप 2022-23 का खिताब जो है रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसको हरा करके जीता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। क्लियर है? तो आप स्मृति ईरानी याद रखिएगा। आपके इमेज में जो आपके प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आपको याद रहेगा कि इसका संबंध क्रिकेट से है। देखिए, एमपी जो है पिछले साल का रणजी ट्रॉफी का चैंपियन रहा है। इस साल का रणजी ट्रॉफी का चैंपियन सौराष्ट्र था। ठीक है, सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके इस साल का रणजी ट्रॉफी जीता है। तो ईरानी कप में फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 238 रन से हराया था और रेस्ट ऑफ इंडिया ने हराया था। फाइनल मुकाबला कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और ईरानी कप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? GR ईरानी, जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक रहे हैं, उनके नाम पर ये रखा गया ईरानी कप। 1959-60 में शुरू किया गया था और ये रणजी ट्रॉफी विजेता टीम, लास्ट की विजेता टीम कौन रही है? वो है एमपी रही है। और इंडिया के अन्य खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। 5 दिवसीय मैच होता है। दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कप है याद रखिए। रोहिंटन तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। GD बिरला ट्रॉफी और नेक्स्ट रणजी, आपको तो पता है, ईरानी तो पढ़ा ही रहा हूं। CK नायडू कैप्टन थे। दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस पुस्तक को किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म? तो यह है रचना बिष्ट रावत। क्या नाम है इनका? रचना बिष्ट रावत नाम है, जिन्होंने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लिखी है। दोस्तों, बिपिन रावत कौन? बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे। 2021 में
दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इनका प्लेन तमिलनाडु में, और फिर ये हमें छोड़ के चले गए हैं। लेकिन आप याद रखिए कि इनकी जो आइडियोलॉजी है आज भी जिंदा है। दोस्तों, भारत के सबसे पहले सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अभी प्रेजेंट में अनिल चौहान है, और सबसे पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी। ये पुस्तक जनरल बिपिन रावत जी के जीवन के बारे में आपको बताएगा, उनके सिद्धांतों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इनकी जो वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई, और इनके ग्रुप में बहुत सारे लोग थे उनकी भी डेथ हो गई है। ये जो पुस्तक है पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के द्वारा प्रकाशित की गई है। हाल ही में जो चर्चा रही पुस्तक उससे भी डिस्कस करते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर, मेघनाथ देसाई ने लिखी है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, इसे लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। तो आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए हर एक पॉइंट को। आपको इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह प्रोवाइड किया जाएगा। टीसीएस के नए सीईओ बनाए गए, इनका क्या नाम है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ टीसीएस? तो नए टीसीएस के सीईओ बनाए गए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के कृतिवासन। क्या नाम है? के कृतिवासन को नया बनाया गया है टीसीएस का सीईओ और एमडी। दोस्तों, आर गोपीनाथन ने टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए जो बनाए गए हैं वो है के कृतिवासन, इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। टीसीएस कैसी कंपनी है? तो टीसीएस जो है ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है और एक कंसल्टिंग कंपनी है। आप लोगों के जितने भी मोस्टली एग्जाम होते हैं वो टीसीएस ही लेता है, जितने भी सेंटर आपने देखे होंगे। तो 1968 में ये सेटअप की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी जेआरडी टाटा के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों, आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज है, यहां पर फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का टेस्ट हो रहा है आज के RRR में। यहां आप हेडिंग बदल दीजिएगा, यहां पर हम आज आपका सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है। 15 क्वेश्चन आएंगे बुलेट की तरह, आप रेडी रहिएगा। लगातार कमेंट बॉक्स पर आप उत्तर देते जाइए और ध्यान से सुनिएगा। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीता था? तो यह है भारत। भारत ने जीता अभी। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स? तो यह है अमनप्रीत सिंह। केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया? तो केंद्रीय बजट 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया 5वीं बार। विश्व आर्द्र भूमि 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023? तो इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। दोस्तों, हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र के राजगीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? तो जय जय महाराष्ट्र माझा को एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के राजगीत के रूप में अपनाने की घोषणा की है। दिल्ली का मुगल गार्डन का नाम बदला गया है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। क्या किया गया? अमृत उद्यान। पेटर पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पेटर पावेल हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पेटर पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने। किसके? चेक गणराज्य के। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका क्या नाम है? प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी, इन्होंने किया है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे मिला है? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Which state has won all 4 gold medals in water sports, canoeing and kayaking in खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश ने इसमें 4 मेडल जीते। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला एकल का खिताब जीता आर्याना सबलेंका ने जीता है। हॉकी विश्व कप जो कि भारत में हुआ 15 नंबर का, इसका खिताब किसने जीता है? तो हॉकी ओपन इससे किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। क्लियर है? किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों के लिए पहला सर्वे शुरू किया गया? तो यह सर्वे झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया। किसके द्वारा? झारखंड राज्य के द्वारा।
दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का अब हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तैयार है क्या? अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ करके? जरूर बताइएगा। अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक देना जरूरी है, बिकॉज दिस इज योर क्लास। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही इसको चलाएंगे। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कल आपने पढ़ा था रोहन बोपन्ना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वाला वारंट जारी किया है? तो आप सभी को पता है, यह है व्लादिमीर पुतिन। युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 23 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका अमेरिका में। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहां पर आयोजित किया गया? कल आपने पढ़ा दिल्ली में। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन फॉर्म्ड इन राजस्थान रिसेंटली? 19 नए जिले बने हैं। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 50 हो गए हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो भारत ने बांग्लादेश को अभी पाइपलाइन यानी गैस सप्लाई करेगी। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? कहां पे चलेगी? मेघालय राज्य में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया गया। आतंकवाद से ग्रसित सबसे बुरी से प्रभावित देश है वो है अफगानिस्तान। भारत का नंबर 13वां है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है जी कृष्ण कुमार। विच कंट्री हैज होस्टेड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ मेजर प्रोड्यूसिंग श्री अन्न? तो ये है भारत। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आज हम आपके ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक, उसकी कैपिटल को डिस्कस करेंगे। जो हिंदी मीडियम के छात्र वो यहां देखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले मैं हिंदी मीडियम में समझा रहा हूं, आप इंग्लिश मीडियम में आपको मैं टाइम दूंगा। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने की है और इसकी कैपिटल राजगिरी है। शिशुनाग वंश, नाम में ही छुपा हुआ इसके संस्थापक का नाम शिशुनाग ने की है, कैपिटल वैशाली है। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल है। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने की है और पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। सातवाहन की स्थापना शिमुक ने की थी और इसकी कैपिटल प्रतिष्ठान थी। कुषाण वंश की स्थापना कूजल कटफेसिस ने की थी और कैपिटल पुरुषपुर थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, कैपिटल पाटलिपुत्र थी। ठीक है, लास्ट है वाकाटक वंश, ये है बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्र यहां पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ू क्या? ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के हमारे ल्यूसेंट एमसीक्यू जीके के पिटारे में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? व्हाट वाज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1912 इन इंडिया? 1912 में कौन सी ऐसी घटना हुई थी? 1912 में हमारी जो कैपिटल थी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की थी? उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? कौन है पंजाब केसरी? तो इनका नाम है लाला लजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला डिवीजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला डिवीजन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह ने और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ था, क्यों? स्वदेशी आंदोलन का क्या मकसद था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों आपने 21 मार्च के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। आपका यहां पर भी होने वाला है टेस्ट, ठीक है? तो बहुत ध्यान से टेस्ट को देखिए। एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? नेपाल के साथ कौन कौन से राज सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ ये सभी राज सीमा बनाते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? जब ही आए थे तभी इन्होंने लॉन्च किया था 2014 में।
मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो मालाबार एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है और इन सभी देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? मुद्रा योजना, इसमें लोन प्रोवाइड किया जा रहा था 2015 में। लिथियम के भंडार किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस पहली बार कब मनाया गया? आपको याद होगा, मैंने पढ़ा है 2013 में। रोहिंटन ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो रोहिंटन, रोहित शर्मा का आपको नाम याद आएगा, जो कि क्रिकेट के प्लेयर हैं। अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंबेडकर अलाइव, इसके पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। क्या नाम है? शशि थरूर। आज का सवाल है, लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में कल की जो इमेज आपको दी थी वो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर अभी अवार्ड भी मिलता है, सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो विजय और स्नेहा कुशवाहा ने इनके बारे में लिख के बताया है, 5 लाइन लिखी है और बेस्ट लाइन को मैं यहाँ पे पिक करके बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किन व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। बेस्ट लाइन को यहाँ पे पिक किया जाएगा। काम की बात यह है कि देखो, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो बहुत बढ़ गई है। अब इसकी संख्या हो गई 50,000। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इसमें नया अपडेट आया है, ये काम की बात है, देख लेना आप। दोस्तों, आपको इसकी जो पीडीएफ है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और क्विज भी वहीं पे होता है, नीली पट्टी को क्लिक करना, वहां पे क्लिक करना, वीडियो पीडीएफ को सब कुछ एक जगह पे हर दिन का, हर महीने का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बेल आइकन बटन दबाइए और लाल बटन दबाइए, रेड बटन दबाइए, ताकि मैं आपको हर दिन मिल सकूं। दोस्तों, ये जो नॉलेज का सेशन है सभी को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, अगर आपको सेशन वाकई अच्छा लगा हो। दोस्तों, चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।